नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम लोग इस पे आएँ कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं और उसके बारे में जानकारी लें, उससे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि बायोस्फीयर है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसका एम क्या है। क्योंकि अगर ये सब समझेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर है क्या। तो यहाँ आप देखेंगे लाइन, द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। जितने भी लिविंग कंपोनेंट है अर्थ पे वो सभी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जितने भी प्लांट एनिमल हैं सब इसमें आ जाते हैं। इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इसमें आते हैं। दैट लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए प्लांट है तो उसका जो सराउंडिंग से इंटरेक्शन होता है वो सभी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका सराउंडिंग से एनवायरनमेंट होता है, ये सब बायोस्फीयर में आता है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या हो गया, जमीन पे जैसे हम लोग रहते हैं। उसके बाद क्या, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पे आप मतलब कहाँ का देखिए, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, उसके बाद मरीन में हो गया, मरीन के बाद आपका कोस्टल एरियाज में हो जाएगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग बायोस्फीयर आपका रहेगा। उसके बाद क्या है, देयर आर ऑल्सो मैनी ऑर्गेनिज्म दैट मूव फ्रीली फ्रॉम वन रिल्म टू द अदर, ऑल दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। मतलब कुछ लोग देखते हैं इधर से उधर भी जाते हैं लेकिन सभी मिला के एक बायोस्फीयर बनाते हैं। उसके बाद बात करें तो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, फ्रॉम विच 12 आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में अभी करंटली है, जिसमें से 12 जो है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है यूनेस्को का, ये भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। हम लोग बायोस्फीयर का बात किए, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट्स इस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्रीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कंट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, रिजर्व प्रिजर्व करने के लिए। मतलब इसमें क्या होता है, देखिए आप अलग देखेंगे, पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, सबको प्रोटेक्शन वगैरह का जरूरत होता है, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का अगर ओवरऑल देखें तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा, बैलेंस डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। मतलब आपका ह्यूमन और नेचर दोनों को साथ में लेकर चलना है, ना ही ह्यूमन से नेचर को डिस्टर्बेंस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम दोनों को एकदम बैलेंस वे में चलना है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस एरिया का हो सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखना। उसके बाद क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर फर्स्ट नोटिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड लेटर सम ऑफ देम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले अगर मान लिया जाए कोई कंट्री में अगर गवर्नमेंट पहले है बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज करेगी, पहले गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, फिर वो अपना दे सकती है कि हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको आप यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती, वो दे देगी। अगर यूनेस्को जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है तो यूनेस्को का मैन एंड आपका जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है, बायोस्फीयर एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें वो आ जाएगा। उसके बाद क्या, यूनेस्को को ये बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट कब किया था, 1971 में। अब देखिए यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, 1971 में। अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन सिटू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एलॉन्ग विद देयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म इन टोटलिटी, हेंस it may serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in organic ecosystem. The first biosphere reserve of the world was established in 1979. पहला बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड का 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। Since then, system of biosphere reserve has risen to 631 in 119 countries around the world. अब देखिए मतलब इसमें होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का मेन जो एम था वो क्या था कि हम लोग एक बैलेंस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। देखिए अदर आप देखिए सेंचुरी देखे, पार्क वगैरह देखे, वो सब जो अलग रहता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को कंजर्व करना रहता है, पर इसमें कंजर्व नहीं, मेन फोकस कंजर्व नहीं, प्राइमरी क्या हो जाएगा इसमें, मेन क्या है हम लोग का कि हम लोग बैलेंस रिलेशनशिप रखें मैनकाइंड एंड नेचर में। मतलब बायोस्फीयर में क्यों आपको पता है प्लांट भी है, एनिमल भी है, तो ह्यूमन बींग वगैरह भी सब रहेंगे, तो उस एरिया में मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सके, मतलब बैलेंस रिलेशनशिप बना के चलना है। और एक कैब 1979 में पहला हुआ था आपका
बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड में हुआ था। अब ये तो हो गया कि यूनेस्को का स्टार्टिंग का। इंडिया में जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम था ये कब आया था? ये आया था 1986 में। अब देखते हैं रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व involves the local communities and all other interested stakeholders in planning and management. Biosphere reserve in India or any part of world are formed to achieve three main functions. अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेनली जो लोकल कम्युनिटी की हेल्प से और जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर हैं वो प्लानिंग मैनेजमेंट सब कुछ होता है। इसमें ऐसा है नहीं कि बस हम चाहें तो कर दिए, इसमें क्या होगा लोकल कम्युनिटी का हेल्प लिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक एरिया है तो वहाँ का कम्युनिटी जो है अगर वो हेल्प करेगी तो पूरा उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि बस पूरा नेचर को हम लोग जो होता है ना बस जितना हो सके जितना से ज़्यादा डेवलपमेंट ले सके बाकी हम लोग का इन्वायरमेंट खराब कर दे, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया का करना है कि हमारा नेचर को जो हार्म ना हो, वहाँ के जो और भी अदर ऑर्गेनिज्म है उनको भी नुकसान ना हो, मतलब किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो, इस तरह से प्लानिंग करके उस एरिया का डेवलपमेंट करना है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, हर कंट्री में होता है। तो कहीं भी आप बायोस्फीयर रिजर्व देख लो तो वहाँ का मेन 3 फंक्शन होता है। पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इनसाइड द रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कल्चर, अगर मान लीजिए कोई रहता है उसका कल्चर भी प्रिजर्व करना है और बायोडाइवर्सिटी अलग अलग स्पीसीज़ हैं उन लोग का बायो सब कुछ जो उसका बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रिजर्व करना है, दोनों को मेंटेन करके चलना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिजर्व दैट इज सोशियो कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब देखिए वहाँ जो जैसा मैंने बताया था पहले कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए रिजर्व का, लेकिन सोशियो कल्चरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस डेवलपमेंट हो गया वहाँ का हम लोग बिना कुछ प्लानिंग के कर दिए, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक के लिए। ऐसा नहीं है कि एक काम करते हैं जंगल है आज ये सारा काट के पूरा अपना हम लोग जो भी यूज है ले लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम वेल प्लान्ड होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही नेचर को और ना ही वहाँ के जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड अचीव डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च मॉनिटरिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब वहाँ पे देखिए क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे आदमी रिसर्च करता है, क्योंकि वो नहीं पता होता है तभी तो डेवलपमेंट हो सकेगा। जब उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे तो मॉनिटरिंग सही से हो सके, रिसर्च हो सके, एजुकेशन ट्रेनिंग सब कुछ यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एम टू अटेन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, मरीन एंड फ्रेश वाटर एंड लिविंग रिसोर्स बाय placing bioregional planning schemes based on incorporating conservation to development through proper zoning of the reserve area into 3 parts। अब देखिए यहाँ मेन जो एम जो है इसका है वो क्या कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो, किसका? लैंड, मरीन और फ्रेश वाटर का, सबका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो। उसके बाद क्या? वाइल कंट्रीज मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एट द फेडरल लेवल्स कंसर्निंग द डिफिनिटी ऑफ जोन्स बट थ्रू इंटीग्रेटेड जोनेशन एंड कोलैबोरेशन मैनेजमेंट द जोनेशन नीड टू इंश्योर दैट बायोस्फीयर रिजर्व इफेक्टली यूनाइट दीज 3 कंपोनेंट। अब देखिए 3 कंपोनेंट में बांट दिया गया था ताकि अच्छे से प्लानिंग वगैरह हो सके। अब ये 3 उसमें क्या क्या आता है? कंजर्वेशन आता है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स आता है और नॉलेज जनरेशन। अब इसमें क्या बोलता है कि कंजर्वेशन भी हम लोग उसमें देखेंगे, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स मतलब जो टूल्स वगैरह हमारे पास उसको अच्छे से यूज करेंगे, सस्टेनेबली यूज करेंगे, और नॉलेज जनरेशन भी वहाँ होना चाहिए अगर ये जोन में बांटते हैं थ्रू इंटीग्रेटेड जोनेशन एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट करते हैं तो। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं सबसे इनर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर एरिया। उसके बाद जो देख रहे हैं पार्ट होता है वो क्या उसको बोलते हैं बफर एरिया, और सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एरिया। अब आप देख रहे होंगे मैप में यहाँ जो ह्यूमन सेटलमेंट वो जो सिंबल बना हुआ है पर्पल कलर का, ह्यूमन सेटलमेंट आप क्या देख रहे होंगे? ज़्यादातर जो है वो ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट है, कुछ बफर एरिया में, लेकिन बफर एरिया का आउटसाइड पार्ट में, पूरा इनर पार्ट में बहुत ही कम ह्यूमन सेटलमेंट है। आपका जो कोर एरिया है, कोर एरिया में क्या है? कोर एरिया में सिर्फ आप देख लेंगे आर लिखा हुआ है, सिर्फ रिसर्च हो सकता है यहाँ, ना ही आपका ह्यूमन का मूवमेंट अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है, मतलब एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह इसमें कुछ अलाउ नहीं है। और उसके बाद देखेंगे बफर एरिया, उसमें एजुकेशन ट्रेनिंग अलाउ है, और जो ट्रांजिशन एरिया उसमें तो टूरिज्म भी अलाउ है, रिक्रिएशन भी अलाउड है। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कोर एरिया के बारे में देखते हैं। द कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स
जनरली कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। जो कोर एरिया है उसमें हम लोग का जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज होता है जो प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अगर इस पर मैं बताऊंगा तो एक अलग लेक्चर बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसका भी अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा। उसके बाद क्या है, कोर एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आर सिक्योरली प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉनिटरिंग दिस minimally disturbed ecosystem and undertaking non-destructive research and other low impact uses such as education। अब इसमें देखिए कोर एरिया में मेनली हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वहाँ का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम लोग मेंटेन रख सके, कंजर्व रख सके। वहाँ पे ज़्यादा हम लोग ऐसा नहीं कि टूरिस्ट भेज दिए वहाँ मैन का इंटरेक्शन हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। In addition to its conservation function, the core area of the reserves contributes to a range of ecosystem services, example carbon sequestration, supply of clean water and एयर सॉइल स्टेबलाइजेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं बफर जोन। बफर जोन में आपको पता है बफर जोन में यहाँ क्या क्या आता है आपका, देखिए बफर जोन में टूरिज्म भी हो सकता है थोड़ा बहुत, आप देख रहे हैं बफर जोन में टूरिज्म भी है, लेकिन जो आपका ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ही कम है बफर जोन का, लगभग आउटसाइड एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट। तो अब बफर जोन क्या है, बफर जोन generally surrounds or adjoins the core regions and can be used for activities compatible with sound environmental practice such as environmental education। environmental education के लिए वहाँ पे बफर जोन में ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, रिक्रिएशन हो सकता है, इको टूरिज्म भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और अप्लाई एंड बेसिक रिसर्च, ये तो मेन फंक्शन एक टाइप का हो गया कि बेसिक रिसर्च वगैरह तो वहाँ चलेगा ही। उसके बाद क्या है, द बफर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो हैज ए क्रिटिकल कनेक्टिविटी फंक्शन इन ए लार्जर स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट एज दे कनेक्ट बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट विद इन कोर एरियाज विद दोज इन ट्रांजिशन एरिया। उसके बाद है बफर जोन्स ऑल्सो हैव इंस्ट्रिक्ट फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग एंथ्रोपोजेनिक बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द बायोस्फीयर रिजर्व। बफर जोन है ये सब बायोलॉजिकल मतलब जो भी है आपको कंजर्व करने में ज़्यादा उसका हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको देखिए बफर जोन जो है वो ट्रांजिशन और कोर एरिया के बीच का वो मतलब एरिया है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन एरिया है, सबसे आउटर मोस्ट एरिया है मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें क्या है, ट्रांजिशन एरिया प्लेस सेंट्रल फंक्शन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रांजिशन एरिया में कंटेन अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सेटलमेंट एंड अदर। इसमें क्या आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बफर जोन में भी था लेकिन आउटर साइड में था, मतलब ट्रांजिशन के इनर और बफर के आउटर साइड था। उसके बाद क्या, लोकल कम्युनिटीज मैनेजमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट, एनजीओ, कल्चरल ग्रुप और अदर स्टेक होल्डर वर्क टुगेदर एंड मैनेज द सस्टेनेबली डेवलप द एरियाज रिसोर्सेज। इसमें मान लीजिए बहुत सारे स्टेक होल्डर हो गए, फिर बहुत सारा एनजीओ हो गया, कल्चरल ग्रुप हो गया, लोग सब मिलकर काम करते हैं ताकि यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये सब इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पूरा अलाउ है। अब देखिए ये मैप है, ये मैप में हम जो जैसा कि हम लोग ने जानते हैं कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 क्या यूनेस्को का मैन एंड आपका बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। तो इसमें जो है देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें देखते हैं कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, आप याद रखना। तो ये सब हम लोग चलिए देखेंगे आगे, एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग जो बोले थे मैन एंड आपका जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, वो क्या है, ये सब है भी हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए इंटरनेशनल स्टेटस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व पे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए द यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस्ड द डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, इसलिए नेचुरल एरिया को वो इंट्रोड्यूस किया था, डिजिग्नेट किया था बायोस्फीयर रिजर्व से। Biosphere reserves are nominated by national government which meet a minimal set of criteria and adhere to minimal set of conditions for inclusion in the world network of biosphere reserve. Under the main and biosphere reserve program of UNESCO, globally there are 686 biosphere reserves in 122 countries including 20 transboundary sites. अब देखिए क्या, जैसा कि हम लोग ने पहले भी बताया कि जो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो है कुछ क्राइटेरिया रहता है, एक कंट्री वो सेलेक्ट करता है कि हाँ ठीक है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बाद वो जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके लिए वो उसको सिलेक्ट करता है, यूनेस्को को देता है, अगर उसको यूनेस्को अप्रूव करता है जो वर्ल्ड का नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व में उसमें वो ऐड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वो समय आ गया, अब हम लोग देखते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। तो ये लॉन्च इन 1971 में ये लॉन्च हुआ था। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब ये जो
मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब आप देखे होंगे, मतलब मैन और बायोस्फीयर, यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ रिलेशनशिप का बात कर रहा है, किसमें किसमें, इन्वायरमेंट और जो पीपल है उसके बीच में इंटरेक्शन हो सके, अच्छे से एक रिलेशनशिप बन सके, मतलब एक दूसरे को अब हम लोग, वो जो होता है ना कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यार ये तो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब एक अपनापन नहीं दिखाते, बस पेड़ कट रहा है तो काटने दो, हमें तो बस लकड़ी चाहिए, मतलब जंगल में ठीक है कर रहे हैं कुछ नहीं, मतलब अपना समझते नहीं है। तो एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, कि अगर हम इंसान जो है अगर किसी को कुछ मारते हैं, तो आप ये भी देखो अगर जंगल हम खत्म करें तो हम फ्यूचर के लिए क्या, आने वाला जनरेशन को क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं, आगे जंगल बचेगा नहीं, नुकसान किसका होगा, हमारा ही। तो हम लोग मतलब ऐसा एक्टिविटी करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम लोग का नेचर डिस्टर्ब नहीं हो। MA combines natural and social sciences, economics and education to improve human livelihood and the equitable sharing of benefits and to safeguard natural and management ecosystem। मतलब यहाँ पे ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो, लाइवलीहुड का भी हो, बेनिफिट भी हो, लेकिन नेचर को हम लोग को सेफ गार्ड भी करना है, इकोसिस्टम को। दस प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब मेनली आप देखिए ओवरऑल तो मतलब इसमें बोल क्या रहा है कि हम लोग को ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है, उस एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लेकिन नेचर को डिस्टर्ब किए बिना दोनों को बैलेंस करके चलना है। मेन आप यही बस याद रखना, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जैसे मैन एंड बायोस्फीयर हो गया, तो मैन और बायोस्फीयर दोनों साथ में रखना है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें 12 यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व में सिलेक्टेड हो। तो कौन कौन सा है, नीलगिरी हो गया, गल्फ मन्नार हो गया, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी। अब ये सब देखिए 12 जो है आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट, ये जो 12 है वो आपका MAB का पार्ट है यूनेस्को का। तो अब चलिए हम लोग स्टार्टिंग से जो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों कौन सा पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये देखिए कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1986 में जो आपका है ये स्टार्ट हुआ था। हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट कौन कौन, मतलब लोकेशन क्या है, पार्ट ऑफ वायनाड, उसके बाद नागरहोल, बंदीपुर एंड मुदुमलाई, ये जो इसका पार्ट है। अब की फौना क्या होता है, देखिए फ्लोरा और फौना होता है। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है आपका प्लांट वगैरह, और फौना क्या होता है, फौना हो गया एनिमल। तो यहाँ फौना में क्या क्या है, नीलगिरी ताहिर, लायन टेल्ड और मकाऊ। अब आपको दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये फर्स्ट और ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। आपको जैसा कि पता है 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये पहला और ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा क्या है, नंदा देवी नेशनल, क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है, पार्ट ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है, यहाँ क्या क्या मेन जो की फौना है, क्या स्नो लेपर्ड है, हिमालयन है, ब्लैक बियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में, ये कहाँ है, तमिलनाडु है, आइलैंड इन द, ये क्या है, इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड टू नॉर्थ टू कन्याकुमारी, मतलब रामेश्वर आइलैंड से लेकर नॉर्थ कन्याकुमारी तक है, इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। इसका जो की फौना क्या है, सी काव है और डुगोंग है। अब हम लोग आगे चलते हैं, चौथा जो हम लोग का बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, नोक्रेक है। नोक्रेक दोस्तों इसमें क्या क्या है आपका, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में है और पार्ट ऑफ गारो हिल्स में है। और इसका जो आपका देख रहे हैं जो मेजर फौना क्या है वो है रेड पांडा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुंदरबन दोस्तों। सुंदरबन का तो जैसा कि आप जानते हैं हर कोई नाम सुन चुका होगा, ये वेस्ट बंगाल में है और ये बहुत ही यूनिक प्लेस है, बहुत ही रेयर इकोसिस्टम है इसका जो है आपका सुंदरबन का। ये कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और इसका जो रॉयल फौना क्या है, जैसा कि आप रॉयल फौना है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसका जो मेन फौना है वो रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद क्या है, मानस है, 1989 में ये हुआ था। इसके बाद ये क्या है, असम में पाया जाता है, पार्ट ऑफ कोकराझार, और आप देख रहे होंगे यहाँ दरांग डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो है फौना क्या है, गोल्डन लंगूर एंड रेड पांडा। उसके बाद हम देखेंगे सिंपीलाल है, पार्ट ऑफ मयूराज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में पाया जाता है। फिर दिहांग दिबांग है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप देखेंगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ, पार्ट्स ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये। और ये क्या, जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, अचरकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका है।
और एक कहाँ है, पार्ट ऑफ अनपुर, दिंदौरी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ क्या क्या आपको मिल जाएगा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप मिल जाएगा, इंडियन वाइल्ड डॉग मिल जाएगा, उसके बाद आपका फ्लैकट्स मिल जाएगा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे 2008 में हुआ था, रिकॉग्नाइज हुआ था ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपको जैसा कि लग रहा है ये कहाँ है, गुजरात में है। और आपको दोस्तों जान के ये हैरानी होगी कि जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ये आपका भारत का जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर डेजर्ट इन द वर्ल्ड भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या आपको मिलेगा, इंडियन वाइल्ड एस मिलेगा। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अब कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड सबसे ठंडा जगह क्या बोल सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश में ये हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग्स है, चंद्रतला एंड सराचू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ को देखने मिलेगा। कोल्ड लाइफ तो स्नो लेपर्ड, आपको यहाँ को जो मेजर फौना है स्नो लेपर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 2000 में क्या था, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है, सिक्किम में पार्ट्स ऑफ यहाँ कंचनजंगा है आपका। उसके बाद स्नो लेपर्ड और रेड पांडा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको केरला तमिलनाडु में है। 2001 में इसको रिकॉग्निशन मिला था। उसके बाद क्या है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ग्रेट निकोबार जैसा कि नाम से लग रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको यहाँ का मेजर जो फौना है वो देखने को मिलेगा। डिब्रू सैखावा, डिब्रू आसाम में है। और डिब्रू जो सैखावा है दोस्तों आपका ये सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, आप इसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही छोटा ये बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा। हाँ, डिब्रू सैखावा जो है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद आगे क्या है, सिसाहमाल हिल्स। तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में सिसचलम हिल्स है। उसके बाद है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जैसा कि आपको पता है पन्ना फेमस होंगे, यहाँ डायमंड का वो भी है, होता है जो डायमंड निकालते हैं, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या है, टाइगर है, चीतल है, चिनकारा है, संबर है, सियात पियर है। तो दोस्तों देखा जाए तो जो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 12 यूनेस्को का MAB जो है उस प्रोग्राम में भी है। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पूछ दिया जाएगा आपका कि इसमें कौन सा फौना पाया जाता है, कौन सा स्टेट में कब रिकॉग्निशन मिला था। तो ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, इसलिए आप कोई भी एग्जाम दे जाओ तो ये जरूर एक बार रिवाइज कर लेना बायोस्फीयर रिजर्व। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।